प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट का एक क्वेश्चन जो है बाकी रह गया था। उसको आज अभी कवर कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 भी जो है शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीटली उसका पूरा कॉन्सेप्ट और उसका एक एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेने के बाद आपको फिर होमवर्क भी देंगे और वो होमवर्क आप हमसे चेक भी करा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया रहेगा। उसके माध्यम से आप हमें अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं और चेक भी करा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अनुसार ही जो है हम एक्सरसाइजेज को कंप्लीट कराते चलेंगे। जैसे अभी कुछ समय बाद जो है फर्स्ट क्वार्टर का जो है एग्जाम होगा। फर्स्ट क्वार्टरली एग्जाम जो होगा, जो लगभग जून जुलाई के आसपास में होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके आधार पर सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से और सही तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स को हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी, एसएसटी सब कुछ जो है इस चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी एक क्वालिटी कंटेंट जो है मिल सके और वो भी बेहतर तैयारी कर सके। अभी जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले 1.2 का जो एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया तो उसको समझ लेते हैं। तो इसको जो है देखो, पहले यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन में कहा क्या है उसको बता देते हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान से सुनना। कॉपी कलम और किताब अगर है तो किताब भी सामने में रख लो, लेकिन कम से कम कॉपी और कलम जो है सामने में होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा दिमाग जो है एकदम दुरुस्त तरीके से जो है यहाँ पर कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं और इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये आधा थोड़ा सा एक दो शब्द छूटा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मान लो कि ये एक खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये वृत्ताकार क्या है, पथ है, रास्ता है, ठीक है। उस मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसी मैदान के चारों ओर घूमने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। और अगर हम मान ले कि दोनों जो है एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। मान लो कि हम ये स्थान मान लिए कि यहाँ से रवि और सोनिया दोनों ही चलना शुरू किया, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू किया और एक ही दिशा में चलना शुरू किया दोनों। पर दोनों को एक चक्कर पूरा करने में समय जो है अलग अलग लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं और वही 12 मिनट लगता है किसको? रवि को। तो इसका मतलब है कि रवि जो है कम समय में पूरा इसे घूम के आ गया, एक चक्कर पूरा कर लिया, तो रवि जो है थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग आगे पीछे हो जाएंगे और इनको अभी जो है रुकना नहीं है, इनको कंटिन्यू चलते रहना है। और इस तरीके से जो है, अगर मान लो कि रवि जो है आगे चला गया, ये रवि आगे चला गया, सोनिया थोड़ा सा पीछे रह गई, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जब सोनिया पहुंची पहला पॉइंट पर, तब तक रवि यहाँ आ गया था, फिर ये ऐसे पहुंचा, ठीक है, ऐसे हुआ। और इस तरीके से घूमते घूमते जो है देखा जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब कुछ समय के बाद ये फिर दोनों वापस से इसी पॉइंट पर आएंगे, जहां से शुरू किए थे वहां पर वापस से दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमसे यही चीज पूछा है पहला क्वेश्चन में कि वे दोनों कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक्चुअली देखो, ये जो ए में हम क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, इतना दिया है। पर ये जो बी वाला जो क्वेश्चन है ये हम खुद से तुमको यहाँ पर लिख दिए हैं। कभी जो है ये चीज बढ़ा के पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो पहले ए स्टेप जो है उसको काम कर लेते हैं, फिर बी को भी सॉल्व करके बताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बी को सॉल्व करने के लिए तुमको जो ए में जो कुछ भी आंसर आएगा उतना जो है पहले करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम इसके बाद ये पॉइंट भी जोड़ दिए हैं ताकि तुम
और अच्छे से इसको समझ पाओगे। अगर कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ दे तो आसानी से तुम बता पाओगे इसका जवाब। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन जो है देखते हैं। देखो पहले इसको मिटा ले यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कहता है कि इसका सॉल्यूशन जो है अगर हम करें तो कभी भी अगर लिखना हो तो हम बताए हैं कि तुमको इस तरीके से लिख लो हल संख्या। मान लो यहाँ पर अगर क्वेश्चन जो है 1 हम लिखे हुए हैं यहाँ, अगर तो इसको लिखो तुम प्रश्न संख्या 1 का ए। ठीक है, ऐसे 1 का ए जो है हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से कभी भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम शुरू से ही आपको गाइड कर रहे हैं कि वहां पर कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसे लिखे और यहाँ पर जो है करेंगे का कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक बात ध्यान में रखो कि जो है आगे पीछे हो गया है और एक ही जगह पर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, एक चक्कर में जितना दूरी तय किया है उससे ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अधिकतम वाला बात हो गया यहाँ पर, तो अधिकतम वाला बात आ गया तो एलसीएम निकालना है। अधिकतम वाला बात आ गया तो एलसीएम निकालना है। इससे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अधिकतम का बात करें तो एलसीएम और कम से कम यानी न्यूनतम की बात करें तो एचसीएफ, ये हमें निकालना होता है। तो हमको यहाँ पर जो है 18 और 12 का जो है निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, ए के लिए। तो यहाँ पर जो है लिखो, ये जो है पहले लाइन खींच दे रहे हैं, तो लिखोगे यहाँ कि इसमें 18 और 12 का क्या करेंगे, 12 का लॉग ज्ञात करेंगे। ठीक है, लॉग ज्ञात करेंगे। सबको समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब 18 और 12 का ना, 18 और 12 का लॉग ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणनखंडन विधि से हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ विधि का नाम लिख देना है गुणनखंडन विधि। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका गुणनखंडन निकाल लो। 18 का गुणनखंडन निकालो, कितना होगा, 2 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये 12 जो है इसका निकालो गुणनखंडन, तो 12 को 2 से लगाओगे तो ये 6 बार में लग जाएगा और ये 2 से लगाओगे तो 3 बार में लग जाएगा। गुणनखंडन निकाल लिया। अब इसको लिखो यहाँ पर, दोनों का गुणनखंडन निकालिए ना। अब इसका लिखो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, ये हो गया। इसको जो है तुम यहाँ पर लिख लो 2 गुने 3 का पावर 2, क्योंकि ये 2 बार गुना हो रखा है तो इसको जो है पावर में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 12 था, 12 का लिखो क्या था गुणनखंडन, 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पर देखो ये जो है 2 बार जो है गुना हो रखा है तो इसको पावर में 2 चला जाएगा और 3 गुना में रह जाएगा ऐसे। अब एलसीएम के लिए बताए थे तुमको कि इतना काम कर लेने के बाद पावर के रूप में लिख लेने के बाद यानी कि घातांकीय रूप में व्यक्त कर देने के बाद क्या करना है, लॉग ज्ञात करना है। क्या करना है, लॉग ज्ञात करना है। लॉग ज्ञात करने के लिए तुमको करना क्या होगा कि जो कॉमन है उसको देखो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में ही 2 तो है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन देखना है एलसीएम के लिए बड़ा पावर, एलसीएम के लिए बड़ा पावर देखना है। तो 2 का पावर यहाँ 1 है 18 वाले में और 12 में है 2 का पावर 2, तो आंसर के लिए यहाँ 2 से का पावर 2 जो है बाहर ले लो। ठीक है, तो इसका काम तो खत्म हो गया। पर तुम यहाँ पर घेर घार के मत करना, हम समझाने के लिए बस घेर रहे हैं, ये अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग भी मत कर लेना ऐसा, समझे कि नहीं। अब देखो ये 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में है कॉमन है। बड़ा पावर किसका है, तो ये 3 का पावर 2 बड़ा है, तो इसको जो है लिख लो 3 का पावर 2 बड़ा है, बीच में गुना का साइन आ जाता है। ठीक है, जब भी अलग अलग चीज कॉमन लेंगे तो। अब इसके बाद इसका गुना करके लिखो, क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 4 और ये 3 का पावर 2 9, 4 गुने 9 यानी कि 36, तो 36 हो गया। और ये कितना मिनट में समय दिया था ना, तो ये हो गया 36 मिनट। और यहाँ पर जो है स्टेटमेंट लिख देंगे। देखो पूछा था ना कि कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद दोनों फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो भाई कि अतः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट
के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु है कि स्थान है, स्थान बोला है ना, तो स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आंसर लिख दो, उत्तर। ठीक है, हो गया, ये हो गया कंप्लीट। पहला ए का जो है कंप्लीट हो गया, समझे। अब बी का निकालो। बी के लिए क्या कर रहा है कि कितने कम से कम चक्रों के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर खाली समय पूछा था, क्वेश्चन वही है, यहाँ समय पूछा था, यहाँ चक्कर पूछा है कि कितने चक्कर के बाद मिलेंगे। ठीक है, जो कम से कम चक्कर लगाएं और वहां एक बार मिल जाए वहां पर एक ही स्थान पर। तो इसके लिए जो है समय तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में हमको पता है चक्कर और समय का संबंध दिया हुआ है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, ये बात समझ में ना। तो और यहाँ पर फिर चक्कर की संख्या पूछ रहा है कि कितने चक्कर के बाद जो है वो मिलेंगे। तो चक्कर और संबंध, चक्कर और समय का संबंध है। तो इसमें देखो, जब हमको एक ही स्थान पर पुनः उसी स्थान पर आकर मिलना है और तब चक्रों की संख्या निकालना है, तो भाई पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, ये समय हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद चक्रों की संख्या निकालेंगे। तो जब भी अगर बी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, ए ना पूछे और डायरेक्ट तुमको बी पूछ दे, तो भी तुमको इतना काम करना पड़ेगा और ये चीज निकालना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भले ही उसमें मत लिखना, ठीक है, लेकिन कम से कम ये 36 मिनट तक यहाँ तक आना पड़ेगा तुमको। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर मिटा करके और इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, बी के लिए ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें एक जो अलग से हम पॉइंट जोड़ दिए हैं, ये तुमको काफी ज्यादा एम्पावर कर देगा कि अगर नया क्वेश्चन भी इससे पूछ देता है, जो कि कभी कभार पूछता ही है, कभी कभार नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा देता है, तो वहां पर तुमको जो है बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा इसको। बाकी सब मुंह देखेंगे और तुम जो है वहां पर इस क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये था हल संख्या 1 का बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ, अब लिखोगे यहाँ कि सोनिया को पहले निकाल लेते हैं, दोनों का अलग अलग चक्कर लगेगा ना भाई, तो सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर। ठीक है, सोनिया द्वारा पुनः उसी स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगा चक्कर की संख्या, कुल समय बटा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने, इसको नीचे लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जगह भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बराबर में लिख दो कि कुल समय। अच्छा, एक्चुअली ये कुल समय जो है ना, ये न्यूनतम समय है, कम से कम इतना देर बाद मिलेगा। ठीक है, एक ही स्थान पर फिर से ये दोनों अगर चलना शुरू ही रखते हैं तो फिर से 36 मिनट के बाद सेम स्पीड से चलना है, तो फिर 36 मिनट बाद, यानी कि शुरू से लेकर देखें तो 72 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। तो कम से कम जो है वो 36 मिनट बाद तो मिलते ही हैं, तो यहाँ पर इसको न्यूनतम भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूनतम ध्यान में रखने के लिए न्यूनतम लिख लो कि ये कम से कम ये समय है। और नीचे में आएगा क्या, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में
लगा समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुल समय 36 लगा है दोनों को, और सोनिया का हम निकाल रहे हैं ना, सोनिया कितना चक्कर लगा रही है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था, 18 मिनट। तो उसका समय देखो 18, इसको कैंसिल कराओगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 चक्कर। सोनिया को 2 चक्कर लगाना पड़ेगा, तब वो पुनः उसी स्थान पर पहुंचेगी, ठीक है। और अब हम अगर हम बात करें रवि के लिए, ठीक है, तो एवं करके लिखना पड़ेगा ना, एवं रवि का, ठीक है, एवं रवि द्वारा। तो वही बात, जैसे ये स्टेटमेंट लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ एवं रवि द्वारा पुनः प्रारंभिक, ये पूरा सेम टू सेम वही लिखना है, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगे चक्कर की संख्या। तो वही बात, कुल समय जो कि न्यूनतम होगा, ठीक है। एक बार तो फॉर्मूला लिख ही चुके हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 36 जो है लगा था इसको समय, और ये एक चक्कर पूरा करने में 13 मिनट लगाता था कि 12 मिनट लगाता था, है ना। तो 12 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36, यानी कि 3 चक्कर, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट जो है बना देना कि अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए सोनिया को 2 चक्कर और रवि को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात जो है लिख देना है तुमको, समझ में आ गया। स्टेटमेंट खुद से लिख लेना जो बोले हैं अभी हम। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तो ये जो है एग्जाम में कई बार पूछ ही चुका है, लेकिन ये जो पार्ट बी है ना, ये बी वाला पार्ट अभी तक नहीं पूछा है, बट हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। तो आपको सब्जेक्टिव मेथड पता है तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। हालांकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव का सेशन कराएंगे ना, तो बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम लिख कर ही ऑब्जेक्टिव्स के आंसर सही निकालोगे, उसका तरीका है। पर उसके तरीके को सीखने से पहले जो कुछ भी हम बेसिक बातें आपको सिखाए हैं वो चीज आपके मन में होना चाहिए। अगर वो बेसिक चीजें आपके ध्यान में नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव्स तरीके को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है बेहतर होगा कि आप जो है शुरू से लेक्चर्स को देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न की तरफ ले जाता है, समझे ना। तो इस तरीके से जो है आप अगर कॉन्सेप्ट समझे हुए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत कम समय में और जल्दी सही तरीके से आप बना पाओगे, आंसर भी सही आएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो कल बाकी रह गया था उसका हम बता दिए। ये क्वेश्चन था पता है किस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम लोग आते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है, हमारा आज के क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तुम लोग को तो भूलने लगे हैं थोड़ा है ना, पर याद दिला देना कि तुम लोग भी यहाँ बैठे हो, समझे। कभी कभी हाथ ही ऊपर कर देना, ठीक। तो हाथ ऊपर कर देना, बस समझ जाएंगे कि हाँ तुम लोगों पर भी ध्यान देना है, नहीं तो ज्यादा ध्यान इधर पे ही चल जाएगा। तो देखो अब इधर क्या करना है कि इसको जो है अभी नोट कर लो पहले तो, ठीक है। इसको पहले नोट करो, उसके बाद जो है आगे का एक्सरसाइज हम बताते हैं, ठीक है। नोट करो। अब देखो ये जो एक नोट पॉइंट हम लिखे हैं, ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट हम बार बोल रहे हैं, 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझ लो पहले, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.3 में इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि यदि पी स्क्वायर, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉरी पी, यदि पी जो है वो ए से विभाज्य है तो पी स्क्वायर भी ए से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर P में A से भाग लग जाता है, मान के चलो कि अगर हम 5 की बात
बात कर रहे हैं, 10 की बात कर रहे हैं, चलो मान लो ये 10 की बात कर रहे हैं और 10 में 5 से भाग लग जा रहा है, मतलब ये हम P कह दे रहे हैं इसको और ये इसको A कह दे रहे हैं, ठीक है। तो P में 5 से भाग लग रहा है, मतलब P जो है 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि P का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर 100 भी A से यानी कि 5 से विभाज्य होगा। और सही बात है, ये 20 बार में कटता है कि नहीं करता है, ये यहाँ से 2 बार में कट रहा था, यहाँ से 20 बार में कटेगा, पर विभाज्य तो है ना। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, समझे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है दोनों में जो है कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। गुणनखंड में जो है एक कॉमन अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक कॉमन अभाज्य संख्या है जिसको सह अभाज्य बोलते हैं, ठीक है, जो दोनों संख्याओं में उपस्थित है। तो अगर 5 जो है एक अभाज्य संख्या है और अंश में भी है और साथ ही हर में भी है, तो ये 5 जो है सह अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है, सह अभाज्य संख्या हुआ। ये समझे कि नहीं समझे, सह मतलब कॉमन, दोनों में ही है, समझे। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। जी जो क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो जो है क्वेश्चन था ना हमारा आज का, कि सिद्ध करें कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। ये तुमको जो है 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में जो है पूछता है, ज्यादातर 5 मार्क्स में पूछेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है तुम स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन तो जरूर रहता है, तो इसको जो है अच्छे से समझ लो क्या कहता है। इसमें जो है ना विरोधाभास का जो है हम लोग प्रमेय लगाते हैं, तरीका अपनाते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक ना, तो इसमें मानना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। क्या कहा है कि अपरिमेय संख्या है तो परिमेय मान के चलेंगे हम लोग, इसको क्या मान के चलेंगे, परिमेय मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि संभव हो तो, ये ऑलरेडी हमको पता है, जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, इसको अलग ही चुल मचा है कि नहीं तुम करके दिखाओ कि ये अपरिमेय ही है, ठीक है। तो ऐसे तो हम जान ही रहे हैं कि अपरिमेय है, बट फिर भी उसको दिखाना है किसी भी तरीके से, पैटर्न ढूंढ के, तरीका ढूंढ के। तो उसके लिए हम बता देंगे उसको कि देखो भाई ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि यदि संभव हो तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, इसको यहाँ लिखो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि √5 अगर परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में। तुम चाहे तो इसको A/B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, P/Q के रूप में हम मान लिए हैं। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहां P और Q में कोई सर्वभाजक नहीं है, सर्वभाजक नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि P और Q में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों ही कटे, मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे P भी कट जाए और Q भी कट जाए, ठीक है। यानी कि ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये इतना जो है हम लोगों को पहले से अपने कंसिडरेशन में लेके चलना होता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये लाइन अगर तुम नहीं लिखते हो ना तो तुम्हारा यहाँ से आधा नंबर जो है कट जाएगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा आधा नंबर यहाँ से कटे, नहीं ना, नहीं चाहते हो तो ये लाइन लिखना। और अगर चाह रहे हो कि आधा नंबर कट जाए तो भाई मत लिखना,
ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है कि इसको परिमेय बनाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, ये √5 है, इसका वर्ग हो जाएगा, और इधर p/q है, इसका वर्ग हो जाएगा। पूरे का वर्ग करना है, ये नहीं कि खाली ऊपर वाले का। अब ये √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा। देखो ये √5 गुने √5 होगा, ठीक है, यानी कि इसका हो जाता है √25 गुना हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल जानते हो 5 होता है, तो सीधे सीधे हम 5 लिख दिए हैं, समझे, तो सीधे सीधे 5 लिख दिए हैं। और इसके बाद देखो ये p का स्क्वायर हो जाएगा और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो कि 5 इंटू ये q स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा p स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया p स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो, तुम इसको समीकरण 1 मान लो, आगे चल के काम आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जो है अगला स्टेप क्या करना है तुमको, अगला स्टेप क्या करो कि ये जो q स्क्वायर है इसको यहाँ पे रहने दो और इसको इधर ले आओ, p²/5। अब तुमको जो है याद आ रहा होगा, अभी जो एक नोट लिखवाए थे, बोले थे कि p² p जो है अगर किससे, p जो है अगर a से विभाज्य है तो p² भी विभाज्य होगा a से। उसी का उल्टा है कि p² अगर 5 से विभाज्य है तो मतलब 5 से p भी कटेगा, तो वही चीज यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ चूंकि यदि चूंकि है तो यदि लिखने का क्या जरूरत है, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य है, ये पता चल गया, ठीक है, 5 से विभाज्य है। देखो यहाँ पर तुमको पता चल गया कि p जो है ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, और हम जब माने थे कि p और q में कोई सर्वभाजक नहीं है, कोई सर्वभाजक नहीं है, इसका मतलब कि कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे p भी कटे और q भी कटे। तो अभी तक में पता चल गया कि p जो है 5 से कट रहा है। अब पता करते हैं कि q जो है 5 से कटता है कि नहीं, मतलब इन दोनों का दोस्ती जो है पता करना है कि कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में कोई, ठीक है। अगर कॉमन मिल गया तो फिर जो है समझो कि बात अंदर ही अंदर ये दोनों लीक करते रहते हैं, तो गड़बड़ बात हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो है अब आगे बढ़ेंगे, तो इसको जो है पहले हम घेर देते हैं, समझे। अब देखो अब क्या करना है कि अब इसी में जो है हम ब्लैक से ही लिखते हैं, बार बार कलम का कलर चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर जो ये हम लोग यहाँ रखे हैं ये वाला, ठीक है, ये p की जगह पर रखो, p की जगह जो है हम लोगों को कुछ और जो है मानना पड़ेगा, p की जगह कुछ और मानेंगे। अब p की जगह कुछ और मानेंगे, लेकिन देखो जो रूट में जो संख्या है ना उसको गुना में रखना है, तो रूट में 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है इसका गुना में रहना चाहिए, 5 बराबर 5r लिख देते हैं, ठीक है। अब यदि p बराबर 5r हो, ठीक है, हो, इसलिए ठीक है समीकरण 1 से यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 में क्या था, 5 था गुने q का स्क्वायर था, और ये था यहाँ पर q का स्क्वायर था, और बराबर में p का स्क्वायर था। तो p की जगह पर क्या आ गया है, p की जगह 5r रखना है, और p का स्क्वायर था मतलब इसकी जगह आया है, तो इस पूरे का जो है स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, पूरे का स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप में जाओ, यहाँ पर जो है 5 गुने q का स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो हमको जो है इसके बटा में लाना है, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो 5 गुने q का स्क्वायर
और बटा में 25 आ जाएगा, इधर गुना में है तो, और ये आर स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो ये कट जाएगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बटा 5 आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 5 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर जो है क्यू का स्क्वायर बटा में 5 आया है कि नहीं, आया ना। तो अब जैसे यहाँ पर आया था वही पैटर्न यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पर लिख देना कि चूंकि क्यू स्क्वायर, स्टेटमेंट यहाँ पर बना देना। ठीक है, हम यहाँ पर बना रहे, ध्यान में रखना है कि यहाँ के बाद, इस चीज के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, इसके बाद आए हैं हम लोग यहाँ, और फिर यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम घेर दे रहे हैं, समझे, और इसको जो है एरो दिखा दे रहे हैं कि भाई तू इधर आ जाना, समझे। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर जो है वो किससे, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, यह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम तो ये जो कंसीडर किए थे उसमें क्या लिखा हुआ था कि P और Q में कोई सर्वभाजक नहीं है, मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो P को भी काटे और Q को भी काटे। तो यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करते समय मिला कि P 5 से कटता है और Q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q में जो है 5 एक कॉमन है, जो कि माने थे उसका उल्टा मिल गया। अगर ये सच में ऐसा होता तो हम लोगों को ये जो रिजल्ट मिल रहा है ऐसा तो नहीं मिलना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से विरोधाभास का जो है प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि यहाँ विरोधाभास हो रहा है, चूंकि यहाँ विरोधाभास हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना हुआ, इसका मतलब कि परिमेय माने थे, परिमेय वाला जो है माने थे वो गलत हो गया, तो अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम, है ना, या प्रूव्ड, इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख देंगे। तो बात समझ में आया। तो ये जो था ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा, ये किसके लिए पूछेगा, 5 मार्क्स के लिए। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। कितना स्टेप्स इसमें था एक बार फिर से समझ लो। देखो करना क्या है कि मान लेना है कि यदि संभव हो तो, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पता तो है ही अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी जो है इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो पहले उल्टा मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये लाइन जरूर लिखना, जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम लाइन लिखना, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। को क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ये सब आएगा, सॉल्व करो और इसको जो है समीकरण 1 मान लो, इस तरीके से आएगा समीकरण 1 मान लो, और आगे काम करो, यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालो, 5 इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर बटा में 5 हो गया। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, यही ना मतलब हुआ। और इसका जो है रिजल्ट अल्टीमेटली जो नोट लिखवाए थे उसके हिसाब से पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है कि p की जगह पर, ठीक है, किसको, अंश में जो संख्या था ना उसकी जगह पर, अंश में जो रहेगा उसकी जगह पर जो है, इसमें 5 से कट रहा है ना भाई, ये 5 से कट रहा है ना, इसीलिए इसके गुणनखंड में 5 तो होगा ही, होगा कि नहीं, 5 होगा इसके गुणनखंड में। इसीलिए हम यहाँ पर p को 5 गुने समथिंग लिखे हैं, 5 गुने कोई संख्या। तो 5 तो इसमें ऑलरेडी है तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिखे। और इसके बाद फिर इसको समीकरण 1 से आ गए हैं, समीकरण 1 में p की जगह पर जो है ये वाला मान रख दिए हैं 5r, समझे। और इसके बाद सॉल्व किए, यहाँ से r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 5 आया, और इसको जो है यहाँ पर लिखे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर क्या मिला कि p 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, जबकि ये जो लाइन हम लिखे थे p और q में कोई सर्वभाजक नहीं है, मतलब कि p और q एक ही संख्या से नहीं कटता है, ये मतलब था। जबकि यहाँ पर पता चला कि 5 से दोनों कट जा रहा है, तो ये तो गद्दारी वाला बात हो गया ना।
तो गद्दार आदमी को हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सीधे कहेंगे कि विरोधाभास हो रहा है ना? तो लिख दिया कि चूंकि यहाँ विरोधाभास हो रहा है इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया ये कैसे जो है प्रूव करना है? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो और अपने मन में जो है इसको बैठा लो, समझे? जितनी बार प्रैक्टिस करोगे समझ समझ के, ठीक है। अभी जो है क्या करना कि क्लास खत्म होने के बाद, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद घर पे जाकर के खुद से इसको बनाना है, समझे? बार बार प्रैक्टिस करना है, समझे? इसके अलावा पीछे जो पढ़ा चुके हैं उसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। इस संडे को नहीं, होली के बाद जो संडे आ रहा है उसमें टेस्ट रखेंगे। इस बार तो जो है होली के तैयारी में रहेगा, सब लगा हुआ, तो क्या ही टेस्ट देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कर रहे हैं क्या कि अगले संडे को जो है तुम लोग टेस्ट दे देना। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग भी टेस्ट दे सकते हो, समझे कि नहीं? और इसको अभी नोट कर लो पहले, उसके बाद कुछ और भी इसी में एक और भी पैटर्न है उसको समझाते हैं, समझे? ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है ना हम लोग को, है ना? बुक में भी होगा ऐसा क्वेश्चन। हम एग्जैक्टली बुक वाला क्वेश्चन सेम नहीं रख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तुमको कि कैसे निकालना है, ये समझ जाओ तुम। ठीक है, स्टेप्स तुमको पता चल जाए, तरीका पता चल जाए, तो उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन रहे, नंबर्स कुछ भी रख दे, तुम बना ही सकते हो अगर तुम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो तो। रट्टू स्टूडेंट हो, रटने वाले हो, तब तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर समझने वाले हो तो तुमको जो है कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज के या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बना सकते हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो, रटने पर नहीं। ठीक है, अभी हम बताए थे तुमको कि अपरिमेय संख्या जो है क्या होता है, पहले ही क्लास में बताए थे कि अपरिमेय संख्या जो है क्या है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। इसके अलावा रूट में कोई संख्या ऐसा है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पूरा वर्गमूल क्या हो जाए, नहीं निकलता है, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये चीज बताए थे, इसके हिसाब से हम तुमको ढेर सारा एग्जाम्पल दिए थे। जैसे √2 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 अपरिमेय संख्या। √4 के बारे में अगर बात करें तो देखो भाई, √4 को हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करो अंदर वाले संख्या का, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर है। इसका जोड़ी उड़ गया, तो जिसकी जोड़ी रब ने बना दी वो जो है एक हो ही जाते हैं ना, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, समझे? एक हो गए, तो इसका मतलब इस रूट में कुछ भी इसमें बचा फंसा हुआ रहा नहीं ना, रूट में कोई जिंदा ही नहीं रहा, रूट खत्म हो गया, तो ये वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, तो √4 को तो हटा दो यहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, √6 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलेगा, √8 का नहीं निकलेगा, √10 का, √9 का निकल जाता है भाई, √9 का 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके अलावा हम एक नोट में लिखवाए थे कि भाई ये पाई जो है, इसको पाई बोलते हैं ना, ये वाला सिंबल, ये जो ऐसे तुम लिखते हो, ये ऐसे करके और ये ऐसे लिख देते हो, ये बड़ा सा बना के दिखाए हैं तुमको। ठीक है, ये जो ऐसे लिखते हो ये पाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान में रखना है तुमको, समझे? यही सब बात को मन में रखते हुए ये क्वेश्चन जो है बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ध्यान में रखना हमेशा, कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 5 + √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करो इसका भाई, हल संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को मान लो कि ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो हल संख्या 3 का ए। इसमें क्या करना है, फिर से वही बात, परिमेय तो है नहीं, ये अपरिमेय है ना? तो यदि संभव हो तो, ये स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चंस में जाएगा ही, यदि संभव हो तो माना कि 5
प्लस रूट 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लिए। अब इसके बाद जो है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या हम माने हैं इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तुम चाहो तो a बाई बी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। अब इसके बाद जो बोले थे वो लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करो कि तुम रूट 7 को अकेला रख दो। जो रूट में जो संख्या दिखाई दे ना, ऐसा क्वेश्चन में प्लस माइनस या गुना भाग करके अगर दे दे तुमको, तो ऐसे में रूट वाले संख्या को अकेला छोड़ दो, बस इतना मानो, रूट वाले को अकेला छोड़ो। तो इसके लिए क्या करना होगा तुमको कि ये रूट वाले को यही रहने दो और बाकी को इससे दूर ले जाओ। तो रूट 7 बराबर ये a बाई बी तो ऑलरेडी पहले से था, है ना, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या ही होएगा, है ना, ये ऑलरेडी तुम जानते हो। और इधर अपरिमेय संख्या है ना, ये रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता। तो यही चीज यहाँ पर लिखना है कि चूंकि a बाई बी -5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, नहीं, परिमेय संख्या है, जबकि नहीं, एक लाइन और लिखेंगे, इसलिए रूट 7 भी एक परिमेय संख्या होगा, रूट 7 भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये बराबर है तो, जो कि यहाँ बराबर का साइन लगा हुआ है, जो मान के चले थे उसके हिसाब से, तो ऐसा मानना पड़ेगा, ये एक लाइन लिखना पड़ेगा, रूट 7 भी एक परिमेय संख्या है या परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है, जबकि इसी में लिख देना, जबकि वास्तव में रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है ना, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः 5 प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। इसको लिखना बहुत आसान था, जल्दी जल्दी जो है लिख दिए हैं, है कि नहीं। और जल्दी जल्दी में थोड़ा राइटिंग भी जो है गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर भी फास्ट लिखना हो तो ऐसे चलेगा। ठीक है, तुम लोगों को तो दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्लियर कि नहीं, एक बार चेक कर ले। ठीक है, इन लोगों को भी एकदम क्लियर दिख ही रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको मिटा तो ले, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग जो है नोट कर लिए हो, नहीं तो ये खुद से नोट बना लेना, ठीक है, या नहीं तो घर पे जाके इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना फास्टली, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ऐसे ही जो है समझ में आ जाए तो फिर बनाने में मजा ही आ जाता है। खुद से बनाया करो, उसके बाद जब समझ में आ गया तो बोर्ड पर से छापो नहीं, खुद से बना लो, समझे। समझदार लोगों का यही काम होता है, समझ में आ गया खुद से बनाएंगे, बोर्ड पर से छापने का जरूरत नहीं है, समझे। अब देखो ये बी के लिए क्या करना है, फिर से वही बात, इसको तो नहीं मिटाना चाहिए था, ये लाइन मिटा दिए, कोई बात नहीं, लिखते हैं फिर से। यदि संभव हो तो माना कि 4 प्लस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। भाई ये तो फिर से लिख दिए हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। भाई p बाई क्यू के, फिर से वही बात, तुम p बाई क्यू लिखो, a बाई बी लिखो, c बाई डी लिखो, m बाई n लिखो, r बाई s लिखो, जो भी लिखना है तुम लिख लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोले कि रूट वाला जो संख्या है उसको अकेला रहने दो, ठीक है। तो रूट वाला संख्या
खाली इसको रखना है यहाँ, बाकी सबको हटाना है। तो एक एक स्टेप में जो है हम हटाने का काम शुरू करते हैं यहाँ से। पी बाई क्यू ऑलरेडी है, ये -4 हो जाएगा इधर जा करके। अब देखो भाई यहाँ पर ये √3 को खाली यहाँ रखना है और √2 जो है इसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो √3 यहाँ अकेला रह जाएगा। पी बाई क्यू माइनस ये 4 है, ये संख्या है, और इसके नीचे में क्योंकि ये गुना में है ना, तो ये पूरे के नीचे में ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, 3 भाग में आ जाएगा। 3 कहाँ से आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जो है इधर लेगा है ना, तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये एक ऊपर में परिमेय संख्या, नीचे में एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही मिलेगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि ये एक परिमेय संख्या इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लिखो यहाँ चूंकि p बाई क्यू -4/2 है ना, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो कंसीडर किए थे उसके बेसिस पे हम लोगों के पास रिजल्ट आया, ठीक है, संख्या है। लेकिन वास्तविकता क्या है भाई, वास्तव में √3 अपरिमेय है, तो लिखो इसको, जबकि वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ विरोधाभास होने के चलते यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास, ठीक है, तो इधर है ये भास हो रहा है, इसलिए ये इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 4 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम लिख दो, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काम करना होता है इस पैटर्न में। तो आपको जो है एक क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है समझ में आ गए हैं। उसका सारा क्वेश्चन जो है तुम खुद से बना सकते हो और बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो, सारे आसान है, सारे ही बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। और अब रही बात, जो क्वेश्चन हम किताब से आपको नहीं बताए हैं वो तुम बुक में देखो, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन करो, और उस पर तुमको डेट वाइज होमवर्क्स जो है डेली मिलते रहता है। तो वो होमवर्क वहां पर हम भेज देंगे, वहां से देखो और लिखो, प्रैक्टिस करो, और होमवर्क बन जाने के बाद उसका PDF बनाओ और उसको सबमिट पोर्टल पे जा करके PDF सबमिट कर देना, फिर मेरे पास आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में कितना जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर उससे हमको लगा कि नहीं कुछ और भी जो है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पर भी डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को दूर करने का जो है पूरा प्रयास हम करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है हमेशा आपको मिलती रही बात जो है इस पर कैसे क्लासेज चल रही हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि क्लासेज जो है वो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। पहले हम फर्स्ट क्वार्टरली एग्जाम के सिलेबस को मैथ्स में पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को जो हम क्वार्टरली एग्जाम से आने से पहले क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, इस बात का जो है भरोसा रखिए। और ऑफ कोर्स आपका जो है सेंटअप एग्जाम आते आते सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, एक भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ नहीं छूटेगा, सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लगातार बने रहिए, वीडियोस को देखिए, समझिए, होमवर्क बनाइए, और हर संडे को जो लाइव डाउट क्लास रहेगा, जिसके अनाउंसमेंट हम पहले से कर देंगे, कि टाइम जो है हम बता देंगे कि कौन से टाइम पे हम लोग लाइव डाउट सेशन लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे जो है लाइव सेशन को ज्वाइन करो और अपने सारे डाउट्स पूछ लो, चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक पहले से हम लोग डिसाइड करके रखेंगे उस चीज़ से, ठीक है।
तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।